Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. I am Dr. Neelam Sharma. Welcome to Vidya Shiksha Institute UGC NET Education. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग PYQ करते हैं और कोई कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी उठाते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं, तो उसी श्रेणी में आज हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये आवश्यक क्यों है और क्यों हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमें रिसर्च में करनी पड़ती है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ती है, और हाइपोथेसिस जब बनाते हैं तो उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। तो जैसे कि हम रिसर्च करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम, कंडक्ट ए लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार से हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं और फिर इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस होती क्या है ना? हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी अजम्पशन भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं, इसको टेंटेटिव सॉल्यूशन हम बना लेते हैं अपने मन से कि ये इस समस्या का समाधान ये इन शब्दों में, मतलब जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, जो जिस तरह से हम लिखते हैं हाइपोथेसिस को, तो जो हम इस तरीके से हाइपोथेसिस को बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है, नल और अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव भी दो प्रकार की होती है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट के रिजल्ट आने पर ही हम पता चलता है कि नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है ना। उसके लिए हमें टेस्ट लगाने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग सैंपल के कितने सैंपल साइज हमारा क्या है, छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमें टेस्ट लगाने पड़ते हैं। कभी टी टेस्ट लगाना पड़ता है, कभी जेड टेस्ट, कभी एनोवा, इस तरह से हमें टेस्ट लगाने पड़ते हैं। तो नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे ये है ना, तो देयर इज नो रिलेशन, एक दूसरा है जिसमें कोरिलेशन का मेथड लगेगा। देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो एग्जाम्पल हमारे सामने है नल हाइपोथेसिस के, जहाँ पर कि नो सिग्निफिकेंट, यहाँ पर नो से इसको डिनोट किया गया है कि कोई भी रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं है। तो परंतु हमने तो बना रखी है ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें है कि डिफरेंस है, हम तो मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको साबित करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना होता है। तो अब डायरेक्शनल में क्या होता है, जैसे नॉन डायरेक्शनल है, उसमें क्या बोलेंगे, और इसको जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको H1 से डिनोट करते हैं, और जो नल हाइपोथेसिस होती है HO से डिनोट करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं नॉन डायरेक्शनल का। जैसे कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये हो गया किसका, नॉन डायरेक्शन का। इसमें ये नहीं दिया गया कि कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, कम या ज़्यादा है, ये इसमें दिया नहीं गया। कितना परसेंट है, इस तरह का कोई भी शब्द इसमें दिया नहीं गया, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। फिर है डायरेक्शनल, इसमें डायरेक्शन है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ गर्ल्स इज हाइयर देन कंपेरेटिव आ जाएगी ना इसमें, रिसर्च कौन सी लगेगी, कंपेरेटिव कैजुअल लगेगी इसमें, देन बॉयज़, क्योंकि इसमें कंपेरेटिव किया गया है, किया गया है, तो इसलिए इसमें हायर लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपकी डायरेक्शन। आपको पता चल गया कि इसमें कौन सी मतलब पता कैसे लगा कि इसमें कौन सी रिसर्च का लगेगी। फिर रिसर्च के अकॉर्डिंग हम टेस्ट यूज़ करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, सैंपल यूज़ करेंगे, सैंपल के फिर बाद में टेस्ट यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाती है ना। हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस के टेस्ट पर निर्भर करता है। यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, यदि वह ट्रू हो, तो उसे क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। यदि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाती है, तो टाइप 1 एरर होती है। और यदि हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो टाइप 2 एरर हो जाती है। ठीक है, नल को डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम, है ना। नल को अप्रूव करेंगे तभी तो हमारी जो है अल्टरनेटिव जो है अप्रूव होगी। एडवांटेज ऑफ हाइपोथेसिस, अब हम क्यों करते हैं इसको, हाइपोथेसिस को, है ना, क्यों बनाते हैं, क्यों हम इसे बनाते हैं, है ना। महत्वपूर्ण लाभ, हम और इसके क्या महत्वपूर्ण लाभ हैं, हमें ये इससे क्या मिलता है, हमें दिशा निर्देश, क्योंकि डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, तो हमें दिशा निर्देश मिलता है, किस दिशा में जाना है उसके आधार पर ये हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, है ना। सैम्पलिंग करेंगे या आंकड़े इकट्ठे करेंगे। यदि न बनाए तो हम क्या करें, भटक सकते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग न बनाए, कुछ ना कुछ निर्णय ले सकते हैं, है ना। सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वैल्यू, टेबल वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें
हाइपोथेसिस ही बताती है कि हमें क्या करना है आगे चल करके। वी यूज दिस टेस्ट अंडर द नल हाइपोथेसिस। तो अंडर द नल हाइपोथेसिस हम किसके अंडर कौन सा टेस्ट यूज करते हैं टी टेस्ट। तो टी टेस्ट का फार्मूला है एक्स बार माइनस यू जैसा बनता है वो, जैसे कि जिसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन बटे एस डी बटे एन। एन का मतलब, एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और एन का मतलब सैंपल साइज जो है, सैंपल का साइज, ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो होती है इसमें सैंपल किस तरह से लिया जाता है, इसमें सैंपल दो तरह से लिया जाता है। अनपेयर्ड भी होता है, जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हो जाते हैं। अनपेयर्ड मतलब जो टू सैंपल्स अलग अलग पॉपुलेशन से लिया जाता है ना। अनपेयर्ड एक पेयर्ड होता है, जो एक ही सैंपल होता है, उसको क्या करते हैं हम प्री टेस्ट करते हैं और पोस्ट टेस्ट सैंपल एक ही रहता है। इसमें सैंपल अनपेयर्ड में सैंपल दो रहते हैं, है ना, टू सैंपल्स। तो डिग्री अब इसमें एक चीज़ और है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्यों गणना करनी पड़ती है, क्यों जानना पड़ता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों होती है। तो नंबर ऑफ वैल्यू दैट वन आर फ्री टू वेरी इन ए सैंपल, है ना। द नंबर ऑफ वैल्यू दैट आर फ्री टू वेरी इन ए सैंपल, जो एक सैंपल में वेरी करती है वैल्यू, उसको जानने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानना जरूरी होता है। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, स्पेसिफिक फॉर्मूलाज कैलकुलेटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम which are prove, है ना। डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट प्रूव स्पेसिफिक फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम विच आर एसेंशियल फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, उसको जानने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी वेरिएंस, कितना वेरी करता है वैल्यू, उसको जानने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानने के लिए, जैसे कि उसका सैंपल का साइज है ना, उसमें क्या करते हैं n-1, जैसे 10 है, n हमारा 10 है, तो उसमें -1 कर देंगे बराबर 9। तो ये 9 जो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। इस तरह से हम मालूम करते हैं, है ना। नैनो बराबर सैंपल साइज। तो 30 से जो कम होता है वहाँ क्या लगता है, टी टेस्ट लगाना पड़ता है ना। अब है वाई आर डिग्री ऑफ फ्रीडम इम्पोर्टेंट, क्यों है ए हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम आर हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम generally leads to a smaller critical value, making it easier to find a statistically significant difference. It is used to estimate the sample mean, है ना। तो ये है इसका अर्थ, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं इसको। फिर है स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स हैं, पहला है सेटअप नल एंड अल्टर हाइपोथेसिस। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया आपको। अब तरीका क्या है स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, सबसे पहले सेटअप करेंगे हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, फिर सेटअप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर डिसाइड विच टेस्ट इज यूज्ड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 से लेकर 0.01 का जो होता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। फिर डिसाइड विच टेस्ट इज यूज, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट। फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यू टेबल, फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू का मतलब टेबल वैल्यू, जो टेबल होती है जिसमें हमको उसको देखना पड़ता है अपनी, जो हम फाइंड आउट कंप्यूटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के उसमें देखना पड़ता है। फिर लेते हैं हम डिसीजन, और डिसीजन कैसे लेते हैं हम, जब क्रिटिकल वैल्यू से जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है और जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू होती है, यदि वो कंप्यूटेड वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है तो वो हम रिजेक्ट कर देते हैं, और यदि उससे कम आ जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। टेबल वैल्यू के बीच में ही वो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड हाइपोथेसिस की, वो ये है कि हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली क्लियर, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, ठीक है। इट शुड बी टेस्टेबल एंड वेरीफेबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा हाइपोथेसिस बना दी जिसको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, कोई हम उसमें क्या नाम कोई टेस्ट ही नहीं लगा सकते, टी टेस्ट, कोई फॉर्मूला इसमें वो नहीं बना सकते हम। हाइपोथेसिस शुड बी फ्रेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ थ्योरी, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड है लॉजिकल यूनिटी, ये लॉजिकल यूनिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ तर्क होना चाहिए, कुछ किसी का मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनमें भी क्या होना है, कनेक्शन कुछ मिलना चाहिए आपस में। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से ले लिया हमने, कोई कहीं से ले लिया, ठीक है। जैसे कि किसी का किसी से तुलना कर दी, इसका कोई इसका अर्थ ही नहीं है, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड बी डिवॉइड ऑफ एनी एम्बियस टर्मिनोलॉजी, कुछ भी गूढ़ता उसके अंदर नहीं होनी, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में उसको क्लियर किया जाना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी ऑपरेशनल, और उसको जो है हम एक्सपेरिमेंट कर सके, टेस्ट कर सकें, ऐसी होनी चाहिए।
द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 0.05 and 0.01, also called as 95%, 95% and 99 कॉन्फिडेंस लेवल। ये इसका दूसरा नाम है इसका, ठीक है। किसका वाला? द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। अब जो है ये देख लेते हैं, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमें जानना भी जरूरी होता है कि टेस्ट किस तरह के टेस्ट लगेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में देख लेते हैं। एजम्पशन देखते हैं पहले। तो एजम्पशन कैसी है इसकी एजम्पशन है पैरामेट्रिक की आर मेड मी, आर एजम्पशंस आर मेड, इसमें एजम्पशंस बनाई जाती हैं। और नॉन पैरामेट्रिक में एजम्पशंस नहीं बनाई जाती। इसमें वैल्यू फॉर सेंटर टेंडेंसी मीन है और इसमें वैल्यू ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीडियन है। नॉन पैरामेट्रिक में कोरिलेशन पियर्सन है, इसमें नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है आर्बिट्रेटरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यूज्ड फॉर फाइंडिंग इंटरप्रिटेशन, ये क्या करता है, नॉमिनल डाटा है ना, ये करता है फाइंडिंग, है ना। और ये जो एप्लीकेशन टू वेरिएबल्स, और ये एप्लीकेशन टू वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। और इसके जो एग्जांपल्स हैं इसके हैं टी जेड, है ना, एनोवा, और इसके हैं काइट स्क्वायर, मैन, विटनी, क्रूस्कल, वॉल्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं टेस्ट के, है ना स्टूडेंट्स। अब जो है अब ये आपकी हल्की फुल्की मैंने जो है बहुत ही क्या नाम कंसाइज वे में मैं कहूँगी, मैं इसको कंसाइज वे में मैंने आपको ये मैंने करा दी है आपकी क्या वाला, क्या करा दी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करा दी है, ठीक है। अब आ जाती है बात आपके PYQ की। PYQ आपके मैंने 50 तक करा दिए थे। यूजीसी नेट एजुकेशन 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के मैंने 50 तक करा दिए थे। अब करेंगे हम 51। तो 51 में का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो 4 दिए गए हैं इसमें। इसे व्यवहार के में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। फिर वह बहुत बेहतर या बदतर के लिए हो सकती है, क्या भला, लर्निंग, ठीक है। यह अभ्यास के बिना भी हो सकता है। इट मस्ट लास्ट फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम, यह आवश्यक रूप से दीर्घावधि तक बरकरार रहना चाहिए, है ना। तो अब इसका जो आंसर सही है वो है सी, इट कैन टेक प्लेस विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है, ये इसका आंसर सही है। अब अरेंज 52 क्वेश्चन है, अरेंज इन सिक्वेशनल ऑर्डर द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के बोध स्तर की संरचना को काला अनुक्रम के में व्यवस्थित कीजिए। किसको, अंडरस्टैंडिंग को। कैसे भी एक बच्चा अंडरस्टैंड करता है तो उससे पहले वो किन किन स्टेप से होकर गुजरता है, तो किन किन स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले बी अन्वेषण करता है वो बच्चा, फिर सी प्रेजेंटेशन करता है, फिर डी एसिमिलेशन करता है, फिर ए ऑर्गेनाइजेशन करता है, और फिर ई रिसाइटेशन करता है। जब कुछ समझ लेगा, अच्छी तरह से पढ़ लेगा, तभी उसके बाद ही तो रिसाइटेशन करेगा। पहले तो एक्सप्लोर करेगा कि पढ़ना समझना क्या है, और जब समझने को मिल जाएगा तो फिर क्या करेगा, जब समझ लेगा कि मुझे समझना क्या है, फिर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन, उसका प्रस्तुतिकरण करेगा। और जब प्रस्तुतिकरण कर जाएगा उसके बाद क्या करेगा, एसिमिलेशन, उसको, है ना, प्रस्तुतिकरण के बाद उसको आत्मसात करेगा ना, उसको एसिमिलेशन करेगा। फिर डी करेगा, क्या करेगा, एसिमिलेशन होगा। फिर ए करेगा ऑर्गेनाइजेशन, उसका संगठन करेगा उस चीज़ का जो समझ रहा है वो। और फिर ई रिसाइटेशन, उसको पाठ करेगा, ठीक है, उसको पढ़ेगा, समझेगा उस पाठ को, रिसाइटेशन करेगा। तो ये हो गया इसका अंडरस्टैंडिंग का। अब आ गई बात 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट रेदर देन रोट लर्निंग। ठीक है, ये किसने कहा था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा था, या कोठारी कमीशन ने कहा था, एजुकेशन कमीशन ने कहा था, या नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा था, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने कहा था। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर जो सही है वो नेशनल नॉलेज कमीशन है। क्यों है, क्योंकि इसका गठन 13 जून 2005 को किया गया था,
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था जिसे उन संभावित नीतियों पर विचार करने का काम सौंपा गया था जो ज्ञान गहन सेवा क्षेत्र में ज्ञान के तुलनात्मक लाभ को बढ़ा सकती है। यानी क्रिटिकल जो नॉलेज है उसके लिए इसको स्थापित किया गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन क्रिटिकल नॉलेज भी इनमें से एक थी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा फंक्शन नहीं है? 4 फंक्शन दिए गए हैं इसमें। प्लानिंग करता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन करता है, कंट्रोलिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। तो कौन सा फंक्शन नहीं है इसका? मैनेजमेंट करने का। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को करनी पड़ती हैं, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, कंट्रोलिंग भी। ठीक है, अब आ गया इंटीग्रेटिंग करिकुलम हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन आउट ऑफ इट। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, आसान भी बहुत है और मुश्किल भी इतना ही है। जैसे कि एकीकृत पठ्यचर्या से निम्नलिखित आयाम बाहर हैं। एकदम नया क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि आउट ऑफ यही है, लगता है ऐसा, लेकिन है नहीं, सिलेबस से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन। इशू थीम डायमेंशन, कंट्रोल डायमेंशन, प्रोसेस प्रोडक्ट डायमेंशन, एडवांस्ड कंटेंट डायमेंशन। तो इसका जो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो जो नहीं होती हैं है ना, वो है कंट्रोल, ये है एक तो इशू थीम डायमेंशन, एक है कंट्रोल ये जो प्रोसेस प्रोडक्ट डायमेंशन, और एक है एडवांस कंटेंट डायमेंशन। है ना, फॉलोइंग डायमेंशन आउट ऑफ, ये डायमेंशन से आउट ऑफ इट हैं। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, है ना। इंटीग्रेटेड करिकुलम हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन आउट ऑफ इट। इंटीग्रेटेड जो क्या है करिकुलम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है वो क्या रखता है? एज द फॉलोइंग डायमेंशन, क्या डायमेंशन आउट ऑफ इट रखता है। ठीक है, अब आ गया 56। यदि कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी गणित शिक्षा में अपने स्वयं की अवधारणा बनाता है तो इसका अर्थ है कि उसने उपयोग किया, क्या उपयोग किया? इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग, डिडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। तो उसने किया है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, क्योंकि उसने अपनी अवधारणा को बनाया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच, ये हम नहीं करेंगे क्वेश्चन, ये जब सारे इकट्ठे स्टेटिक्स में तभी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी। अरेंज द स्टेप्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एंड इक्वल अपीयरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है सही है, ये क्या है कि अभिव्यक्ति मापनी में तुल्य आभासी अंतराल निर्मित करने में प्रयुक्त होने वाले सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे हम सी, प्लानिंग ऑफ द फॉर द स्केल, फिर करेंगे बी, है ना, प्लानिंग करेंगे पहले तो, फिर करेंगे कलेक्शन ऑफ एंड एडिटिंग ऑफ स्टेटमेंट, फिर क्या करेंगे डी, द सॉर्टिंग प्रोसीजर, छटाई प्रक्रिया करेंगे, फिर करेंगे ए, सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट फॉर द फाइनल स्केल, और फिर करेंगे ई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये करेंगे हम। फिर आ गया 59, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। इसके सामने करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट दूसरी से मिलाइए, और इनके सामने दे दिया गया है प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, एरिस्टोटल, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के सामने आपको पता ही है नेचुरलिज्म आएगा, आदर्शवाद प्लेटोवाद का है, रियलिज्म जो है अरिस्टो, और रविंद्रनाथ टैगोर कौन से हैं? प्रकृतिवाद। फिर 60 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रूब्रिक्स क्राइटेरिया आर नीडेड फॉर फील्ड एंगेजमेंट एज दे गिव। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। यह अध्यापकों को नैदानिक सूचना प्रदान करता है, यह अध्यापकों को संकलात्मक सूचना प्रदान करता है, फील्ड एंगेजमेंट एज दे गिव। रूब्रिक्स 2 तरह के होते हैं, फील्ड एंगेजमेंट का भी होता है। ठीक है, और मैंने आपको रूब्रिक्स के पहली वीडियो में पूरा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, कम से कम 2-3 पेज का एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर्मेटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। तो इनमें से जो सही आंसर है वो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन टू टीचर, है ना। रूब्रिक्स क्राइटेरिया आर नीडेड फॉर द फील्ड एंगेजमेंट एज दे गिव, ये देते हैं डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन टू टीचर, दूसरा समेटिव इन्फॉर्मेशन टू टीचर, और ई कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन टू टीचर। तो इनको ये रूब्रिक्स क्राइटेरिया आर नीडेड फॉर फील्ड एंगेजमेंट एज दे गिव। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 60 क्वेश्चन ये हमारे हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ इससे अधिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वो जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और यूजीसी नेट का पेपर तो हो चुका है, लेकिन जो दिसंबर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, दिसंबर के लिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए।
हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। पूरे मन से तैयारी कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बाय बाय।